हाँ जी, అవునా सर। हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज चैम्बर एकेडमी। जैसा कि आप जानते ही हैं, हमारे यहाँ यानी कि नॉलेज चैम्बर एकेडमी के अंदर एचसीएस की क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। हम हिंदी का सेशन लेकर आए हैं, यानी कि हमारे पीछे कुछ क्लासेस हो चुकी हैं। अब हम हिंदी के अंदर संधि वाला टॉपिक जो है वो कर रहे हैं। एचसीएस के एग्जाम्स के लिए ये जो टॉपिक्स हम कर रहे हैं ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। लास्ट क्लास के अंदर हमने संधि का यानी कि 2 पार्ट हम कर चुके हैं। स्वर संधि के अंदर स्वर संधि के जैसे मैंने बताया था 5 भेद हैं। स्वर संधि के 5 उपभेद हैं। सबसे पहले हमने बात की थी दीर्घ संधि। वहां पर हम ह्रस्व स्वर को दीर्घ में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि जो ए, ई, उ और री है उसको हमने उसके दीर्घ रूप में परिवर्तित किया था। ए को हमने आ के अंदर परिवर्तित किया था, ई से हमने बड़ी ई जिसको बोलते हैं उसके अंदर परिवर्तित किया था। उ के अंदर हमने उ और री को जोड़कर हमने एक री को म्यूट कर दिया था, यानी कि साइलेंट कर दिया था, दूसरे री को हमने सामने रखा था। ये हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं। हमने बात की थी गुण संधि के बारे में। गुण संधि के आधार पर हमने नियम क्या कहा था, यदि प्लस से पहले यानी कि ए आ का मेल यदि ई से हो तो वो ए की मात्रा में चेंज हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। और ए आ का मेल यदि उ से हो तो वो ओ की मात्रा में, जिसको हम छोटा उ यानी कि एक सिंगल मात्रा जिसको बोलते हैं, उसके अंदर परिवर्तित हो जाता है। और यदि ए आ के अंदर री जुड़ जाता है तो वो अर के अंदर परिवर्तित हो जाता है। ये हमने पहले लास्ट क्लास में किया था। मैंने लास्ट लेक्चर में आपसे क्वेश्चन पुट किया था, एक क्वेश्चन पूछा था भाई वर्षा प्लस ऋतु, मैंने संधि विच्छेद भी उसका किया था कि वर्षा जमा ऋतु तो क्या बनेगा। हमने नियम भी साइड में लिखा था। भाई उस क्वेश्चन के बारे में अब थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं, उसका अर्थ क्या होगा। जैसे कि हम कहें, हमने लिखा था वर्षा प्लस ऋतु, ये संधि विच्छेद है। तो यानी कि इन दोनों शब्दों को जोड़कर हम कौन सा शब्द बनाते हैं, वर्षा प्लस ऋतु, तो क्या बनेगा। अब बच्चे यहाँ थोड़े से कंफ्यूज हो जाते हैं, उसका रीजन क्या है, क्योंकि हम थोड़ा सा नियम को ध्यान से नहीं समझते हैं। हमने क्या कहा था, ए आ के अंदर यदि री जुड़ेगा तो साउंड यानी कि उच्चारण किसका होगा, अर का होगा। अर का मतलब क्या हुआ, बीच में आ की जो मात्रा है उसका प्रयोग हम लोग नहीं करेंगे। हम वर्षा प्लस ऋतु वर्षा ऋतु नहीं बनाएंगे। अगर हमने इसको ऐसे बना दिया वर्षा प्लस ऋतु वर्षा ऋतु, तो यहाँ कोई चेंज हुआ ही नहीं, दोनों शब्दों को बस हमने मिलाकर लिख दिया। लेकिन हमारा नियम क्या कहता है, हमें आधा र तो लगाना ही है, उससे पहले अ की साउंड आनी चाहिए, ए का उच्चारण। लेकिन यहाँ तो आ की उच्चारण आ जाती है, इसलिए जो ये शब्द होगा ये सही नहीं है। इसका जो प्रॉपर सही शब्द होगा वो कौन सा होगा, वो देखिएगा, वो ये होगा वर्षा प्लस ऋतु, तो वो क्या बन जाता है, वर्ष ऋतु। क्योंकि इसको बोलते समय अर की आवाज यानी कि अर का उच्चारण साथ में है। क्यों, क्योंकि प्लस से पहले क्या है आ और प्लस के बाद क्या है री, दोनों को जोड़ते ही नियम यही कहता है अर, यानी कि यहाँ से आ की जो मात्रा है वो गायब हो जाएगी, उसको हम खत्म कर देंगे। तू पहले से ही है और अर आधा रे कहाँ जाएगा, एक वर्ण के सिर के ऊपर, यानी कि जहां बोला जाता है उससे आगे वाले के सिर पर हम उसको डालते हैं। आधार है यानी कि इसको हमने पिछले लेक्चर में बात की थी, रेफ कहा जाता है। ये क्या है, रेफ है। तो ये तो हुई गुण संधि की बात। अब हम जैसे कहें एक शब्द है वार्षिक प्लस उत्सव, वार्षिक प्लस उत्सव तो क्या बन जाता है, वार्षिकोत्सव। यहां पर ए के अंदर उ जुड़ा है तो हम मात्रा कौन सी बना देंगे, ए और उ का मेल होने से उ की मात्रा बनती है। तो वार्षिक प्लस उत्सव तो क्या बन जाता है, वार्षिकोत्सव। तो ये है गुण संधि का। अब हम स्टार्ट करते हैं वृद्धि संधि। वृद्धि, अब वृद्धि का अर्थ ही क्या है, बढ़ोतरी यानी कि प्रोग्रेस जिसको बोलते हैं। वृद्धि का अर्थ ही क्या है,
बढ़ोतरी। अब यहाँ किसकी प्रोग्रेस, किसकी बढ़ोतरी होगी, मात्राओं की, क्योंकि गुण संधि के अंदर हमने क्या कहा था, ए और ओ की मात्रा, यानी कि जिसको हम छोटा ए छोटा ओ बोलते हैं, एक सिंगल सिंगल मात्रा, लेकिन यहाँ मात्राओं की वृद्धि यानी कि मात्राएं डबल हो जाएंगी। नियम क्या कहता है, यदि प्लस से पहले क्या हो, ए आ हो, और प्लस के बाद क्या आ जाए, ए आई, तो बराबर में यानी कि वो दोनों बड़े ए के अंदर परिवर्तित हो जाते हैं। यानी कि यदि ए आ का मेल ओ या औ से होता है, ओ या औ से होता है, तो वो औ में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि मात्राएं डबल हो जाएंगी, मात्राओं की वृद्धि हो जाती है। तो गुण संधि के अंदर एक एक मात्रा रहेंगी, ए की और ओ की, लेकिन वृद्धि में वो डबल हो जाएंगी, दो दो मात्रा हो जाएंगी। ये बड़ी ही इजी है। कैसे है, अब इसके जो विच्छेद करेंगे वो हमें पहले से ही पता होगा कि प्लस के बाद ए है तो यानी कि ए की ही मात्रा डबल होंगी, ओ है तो ओ की मात्रा डबल होगी। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम लेते हैं, हमने एक शब्द लिखा अकैक। अब ये शब्द है, शब्द को देखते ही पता चल जाना चाहिए ये स्वर संधि का उदाहरण है। कैसे है, पीछे से यानी कि लास्ट लेक्चर से ही हम लोग बातचीत कर रहे हैं कि स्वर संधि के अंदर स्वर होना जरूरी है, तभी हम उसको स्वर संधि कहेंगे। जब हम उसका विच्छेद करेंगे तो प्लस से पहले भी और प्लस के बाद, यानी कि पहला टुकड़ा भी और दूसरा जो टुकड़ा है, दोनों के अंदर एक स्वर का होना आवश्यक है। तो यहाँ पर हम बात करें तो इसका विच्छेद यहीं से होगा। कैसे होगा, अब देखिए मात्रा किसकी है, ए की है, बड़ा ए जिसको बोलते हैं, यानी कि प्लस के बाद ए होना कंपलसरी है, मात्रा उसकी आई है तो यानी कि वो वर्ण भी कंपलसरी है। तो कैसे बढ़ाएंगे, एक प्लस एक, एक प्लस एक, तो क्या बन जाएगा, अकैक बन जाएगा। तो यहाँ किसके साथ, क मतलब अ के साथ ए जुड़ा तो मात्रा किसकी हुई, बड़े ए की, यानी कि मात्राएं डबल हो जाती हैं। या जैसे हम कहें तथा प्लस एव, तथा प्लस एव, तो क्या बन जाएगा, तथैव। तो यहाँ पर भी आ के साथ ए जुड़ते ही मात्राएं डबल हो जाएंगी, यानी कि मात्राओं की वृद्धि हो जाती है। अगर हम कहें सदा प्लस एव, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर भी मात्राएं डबल हो जाएंगी, यानी कि मात्राओं की वृद्धि इसके अंदर हो जाती है। तो सदा प्लस एव तो भी क्या बन जाता है, सदैव बन जाता है। अब हम बात करें, जैसे एक शब्द है मतेक्य, लोकेशना। अब ये देखिएगा, अब इनके अंदर भी एक ही मात्रा है, मतलब ये पहले रूल को ही फॉलो करेंगे, उसी नियम के अनुसार हम इसके उदाहरण देते हैं। मत प्लस एक्य, तो मत जमा एक्य, तो क्या बन जाता है, मत एक्य। लोकेशना, लोक प्लस एशना, एशना होती है इच्छा, लोक प्लस एशना, तो क्या बन जाता है, लोकेशना। क्लियर है बात, यानी कि ए के साथ आ के साथ ए जुड़ते ही वो ओ की मात्रा में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि मात्राएं डबल हो जाती है वृद्धि संधि के आधार पर। या जैसे हम कहें महेश्वरीय, महेश्वरीय, तो इसका क्या उदाहरण होगा, यानी कि इसके विच्छेद क्या होंगे, महा प्लस ऐश्वर्य, महाजमा ऐश्वर्य, तो क्या बन जाता है, महेश्वरीय। तो भी ये भी इसी का उदाहरण, यानी कि पहले नियम को हमारे फॉलो करता है। अब जैसे हम बात करें, अब अगला नियम क्या कहता है, ए आ के साथ ओ जोड़ेंगे तो वो किसके अंदर, बड़े ओ के अंदर, यानी कि औ के अंदर परिवर्तित हो जाता है। अब इसके एग्जाम्पल देखिए, जैसे हम कहें महोज, महोदार्य, दंतोष्ठ, अधरोष्ठ, महोषधि,
या हम कहें वनौषधि। अब देखिएगा, हर शब्द के अंदर ओ की मात्रा, यानी कि जिसको हम बड़ा ओ बोलते हैं, ओ औ की मात्रा है, यानी कि टुकड़े यहीं से होंगे। विच्छेद हम इसका यहीं से कर सकते हैं क्योंकि ये स्वर संधि है, तो प्लस से पहले भी और प्लस के बाद भी स्वर होना कंपलसरी है। तो देखिए इनके विच्छेद क्या करेंगे, महोज, तो क्या बनेगा, महा प्लस ओज, तो क्या बनता है, महोज। ओज मतलब वीरता। महोदार्य, तो इसका अर्थ क्या होगा, महा प्लस औदार्य, तो क्या बन जाएगा, महोदार्य। दंतोष्ठ, दंत प्लस ओष्ठ, दंतोष्ठ का अर्थ क्या होगा, दंत प्लस ओष्ठ, दंतोष्ठ। अधरोष्ठ, अधर प्लस ओष्ठ, तो क्या बन जाता है, अधरोष्ठ बन जाता है। महोषधि, तो क्या कहेंगे, महा प्लस औषधि, तो क्या बन जाता है, महोषधि। वनौषधि या वनौषध एक ही बात होगी, वन प्लस औषधि, तो क्या बन जाता है, वनौषधि। यानी कि हर शब्द के अंदर औ की मात्रा आ जाती है, जिस कारण ये वृद्धि संधि का उदाहरण है। यानी कि जितने भी शब्द होंगे वो जिसके अंदर ए की और ओ की डबल मात्रा है, दो मात्राएं हैं, तो वो 99% किसके उदाहरण रहते हैं, किसके एग्जाम्पल रहेंगे, वृद्धि संधि के अंदर। क्योंकि वृद्धि का अर्थ ही क्या है, बढ़ोतरी। तो यहाँ किसकी बढ़ोतरी है, यहाँ मात्राओं की बढ़ोतरी है। गुण संधि में एक एक मात्रा रहती है, वृद्धि संधि के अंदर दो दो मात्राओं का प्रयोग होता है। आगे हम देखते हैं, अगला हमारा जो पॉइंट रहेगा यण संधि। अब हम बात करें यण संधि, तो यण संधि के अंदर क्या है, ये थोड़ी सी हटके रहेगी, थोड़े से इसके नियम अलग हैं। कैसे अलग हैं, देखिए अब तक हमने 3 पार्ट किए हैं, 3 उपभेद किए हैं। हर के अंदर पहले ए आ था, यानी कि प्लस से पहले ए आ हर एक के अंदर है, यानी कि ए आ के अंदर कहीं ई जुड़ी है, कहीं ऊ, कहीं ए, कहीं औ जुड़ा है। लेकिन यहाँ अब ए आ की बात नहीं होगी, ई की बात होगी। और यहाँ पर एक और जो सबसे खास बात है, जो इसको सबसे अलग कर देती है, वो क्या है, यहाँ स्वर यानी कि मात्राएं नहीं बनेंगी, यहाँ वर्ण बनेंगे। अब जैसे कई बार हम कहते हैं अर्ध स्वर कौन से हैं, हिंदी में 2 अर्ध स्वर हैं, कौन से, यह और वह। अब वो यहाँ डिस्कस करेंगे, भाई इनको अर्ध स्वर क्यों कहा गया है, क्योंकि 2 स्वर मिलने से यह का निर्माण होगा और 2 स्वर को मिलने से भी वह का निर्माण होगा। वो कौन से ऐसे स्वर हैं वो हम यहाँ देखेंगे। अब यण संधि का नियम क्या कहता है, यदि ई का मेल, यानी कि प्लस से पहले छोटी ई बड़ी ई हो और प्लस के बाद क्या आ जाता है, भिन्न स्वर, और प्लस के बाद आ जाता है भिन्न स्वर, तो वो किसके अंदर परिवर्तित हो जाएगा, वो य में परिवर्तित हो जाएगा। यदि ई का मेल किसी भिन्न स्वर, अब भिन्न का अर्थ आपको पता होगा, भिन्न मतलब इससे हटके, यानी कि ई के साथ ई ना मिले, बाकी कोई भी स्वर आ जाए। अब इसका क्या कारण है, ई के साथ ई क्यों ना जुड़े, क्योंकि अगर ई के साथ ही जुड़ जाएगी तो वो दीर्घ संधि बन जाएगी। ये डिफरेंस आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ई में ई जुड़ते ही वो किसका, दीर्घ संधि का उदाहरण बन जाएगा, वो यण का उदाहरण नहीं रहता। अब आगे हम कहें, यदि प्लस से पहले उ है, यानी कि उ का मेल किसी भिन्न स्वर से होता है, उ का मेल किसी भिन्न स्वर से होता है, तो वह में परिवर्तित हो जाता है, यानी कि वह का निर्माण होगा। और यदि री का निर्माण, यानी कि री का मेल किसी भिन्न स्वर से होता है, री का मेल किसी भिन्न स्वर से होता है, तो वहां पर आधार रे बन जाता है, वहां पर आधार रे बन जाता है। देखिए अब कैसे कहते हैं, इस नियम को हम कैसे फॉलो करते हैं वो और देखते हैं। जैसे अब प्लस से पहले हम बात करें छोटी ई बड़ी,
तो बनेगा क्या, यह बनता है। अब इसके उदाहरण कौन से हैं वो और देख लेते हैं। अब यहाँ आपको यण संधि, आपने अपना एचसीएस के प्रीवियस पेपर भी देखे होंगे, कई बार क्वेश्चन आता है यण संधि से ज्यादातर एक एग्जाम्पल जरूर रहता है। अब इसकी पहचान क्या है, कैसे हम एक शब्द को देखते ही पता लगा सकते हैं ये यण संधि का उदाहरण है। बस एक चीज का आपको ध्यान रखना है, यण संधि के अंदर शब्द के बीच में यह वह जरूर होगा, यह और वह जरूर होगा, और उससे पहले वाला वर्ण आधा होगा। ये मेन है जो इसको सबसे अलग कर देती है, यह वह हो और उससे पहले वाला वर्ण आधा हो, तो वो 99% यण संधि का उदाहरण है, सिर्फ 1% चांसेस है उसके कहीं और जाने के। तो ये भी इसकी पहचान है। अब एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं, जैसे सबसे पहले एक सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं, अत्यधिक। अब यहाँ हम इसका संधि विच्छेद भी करेंगे। यहाँ एक और क्वेश्चन भी मैं आपको पुट करना चाहूंगी। कई बार आप देखोगे एचसीएस के एग्जाम के अंदर हमने देखा है शुद्ध अशुद्ध के क्वेश्चन जरूर आते हैं, 4 से 5 वर्ड आ जाते हैं शुद्ध अशुद्ध के। तो वहां पर पूछा जाता है इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध है, यानी कि अगर मैं कहूं अत्यधिक या मैं कहूं अत्याधिक, आप देखिए इनमें से पहले ये बताइएगा कौन सा शब्द सही है वर्तनी के आधार पर, अत्यधिक होता है या अत्याधिक होता है। तो कौन सा होता है, अत्याधिक नहीं होता। क्यों नहीं होता, अब वो यहाँ आपको ध्यान रखना है। कैसे पता चलेगा कौन सा ठीक है, यानी कि प्रैक्टिकली इसको देखते हैं। अब दो शब्दों से ये मिलकर बना है, अति और अधिक। अति मतलब ज्यादा, अधिक मैंने भी ज्यादा, यानी कि कोई चीज ज्यादा है, ज्यादा से ज्यादा, तो हम कहते हैं अत्यधिक। अब इस रूल के हिसाब से देखिएगा, प्लस से पहले क्या आ जाता है, ई की मात्रा यानी कि छोटी ई है, और प्लस के बाद क्या आता है, भिन्न स्वर। तो यहाँ क्या है, भिन्न स्वर है, तो यानी कि ए है। अब नियम क्या कहता है, ये दोनों मिलकर किसका निर्माण करेंगे, यह का निर्माण करेंगे। ये दोनों किसका निर्माण करेंगे, यह का निर्माण करते हैं। अब यहाँ देखिए, अगर प्लस से पहले यानी कि प्लस के बाद ए है, तो वहां पर हम आ की मात्रा किस आधार पर लगाएंगे, यानी कि वो शब्द गलत होगा। तो अति प्लस अधिक, तो क्या कहते हैं, अत्यधिक। अत्याधिक हम बोलने में बोल देते हैं, लेकिन वर्तनी के आधार पर वो अशुद्ध है। बोलने को तो हम बोल सकते हैं, लेकिन है वो गलत, रिटर्न में यानी कि लिखित रूप में उसको बोलना गलत होगा, देना इस रूप में। अब देखिएगा, तो ये शब्द क्या हो गया, हमारा गलत है, और ये वर्ड जो है वो हमारा सही है। तो अति प्लस अधिक तो क्या बन जाता है, अत्यधिक। अब यहाँ दिमाग में एक बात आई होगी, यहाँ वर्ण आधा क्यों हुआ, अब तक तो कहीं भी नहीं हुआ था। हमने कहा था दो वर्ण मिलेंगे एक चेंज होगा, हर जगह मात्रा ही बन रही है, लेकिन यहाँ ये बनना तो लाजमी है, लेकिन ये क्यों आधा हुआ, ये भी एक क्वेश्चन है भाई, ये क्यों आधा होता है, इसका क्या कारण है। अब मैंने पहले भी आपको एक बार बताया था जब हमने वर्ण किए थे, भाई किसी भी शब्द के अंदर यानी कि एक व्यंजन के अंदर एक स्वर पहले से ही होता है, यानी कि ती का अर्थ क्या है, ती का वर्ण विच्छेद क्या होगा, त प्लस ई। अगर हम इसकी ई हटा देंगे तो क्या बचेगा, आधा तय ही बचेगा ना। और ये रूल क्या कहता है, ई के साथ भिन्न स्वर जुड़ेगा तभी तो यह बनेगा, यानी कि हमने स्वर तो निकाल दिया इसके अंदर से, तो बच गया क्या, एक व्यंजन बच गया जो स्वर रहित है। इसलिए यण संधि के अंदर जो प्लस से पहले वाला वर्ण है वो आधा हो जाएगा, यह वैसे पहले वाला वर्ण क्या रहेगा, आधा रहेगा। तो क्लियर है बात, यानी कि यण संधि के अंदर ही है और कहीं भी हम इसका प्रयोग नहीं करते, यह वैसे पहले वाला वर्ण आधा हो जाएगा। अब जैसे हम बात करें अत्यंत, अब इसको भी देखिए, अपने आप आपको पता चल भी गया होगा इसका विच्छेद कहाँ से करना है, यानी कि यहाँ से टुकड़े होंगे। यह बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, प्लस से पहले ई चाहिए, यह बनाने के लिए प्लस से पहले ई होगी तो वो अपने आप ही यह का निर्माण कर देगा। मतलब सीधी सी बात है, हम क्या विच्छेद करेंगे, अति और अंत, क्योंकि यहाँ यह है, यह का मतलब ही क्या है, ए। अगर यहाँ या होता तो प्लस के बाद आ होता, अगर यहाँ ई होती तो प्लस के बाद ई होती। तो अति प्लस अंत तो क्या कह देंगे, अत्यंत कह देंगे। या जैसे हम कहते हैं अंत्योदय, अब ये शब्द है,
अब ये शब्द है अंत्योदय, इसको एक बार ध्यान से देखिएगा। क्या ये यण संधि का उदाहरण है? अंत्योदय, क्या ये इसका उदाहरण रहेगा? अब दिखने में तो यहाँ यह भी है, उससे पहला आगे वाला जो वर्ण है वो आधा भी है, तो क्या ये इसका उदाहरण है? नहीं है। कैसे नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि हम इसका विच्छेद करेंगे तो वो दो सार्थक शब्द नहीं बनते हैं। तो अब ये मैंने बोला था 99 यण संधि के उदाहरण हैं, तो वो जो 1% बच जाता है ये ऐसे शब्द होंगे, ये किसी भी संधि के अंदर शामिल नहीं होते। क्यों नहीं होते, इसका रीजन भी देखिएगा। अब इसके टुकड़े करेंगे तो हमें पता है तय बनाने की, यानी कि यहाँ पर आधा तय है, इसके हिसाब से क्या बन गया? अंति, वो कोई शब्द होता नहीं। अब वहां ओ है तो हमें ओदय लिखना पड़ेगा, तो भी कोई शब्द नहीं बनता, तो यानी कि ये इसका उदाहरण नहीं है। हर शब्द का संधि हो, समास हो, ये कभी भी जरूरी नहीं होता, क्योंकि संधि के लिए दो सार्थक शब्दों का मेल होना आवश्यक है। तो यहाँ पर भी हम यही बात ध्यान रखेंगे। अब आगे देखते हैं, जैसे अगर हम कहें प्रत्युत्तर, अत्यधिक, अत्यधिक जैसे हो भी चुका है हमारा शब्द। अब देखिए प्रत्युत्तर, इसका संधि विच्छेद क्या करें? प्रति प्लस, अब यहाँ यह के साथ मात्रा कौन सी लगी है? ऊ की, मतलब प्लस के बाद ऊ होगा तभी इस मात्रा का निर्माण होगा, नहीं तो हम ऊ की मात्रा नहीं लगा सकते। तो प्रति प्लस उत्तर, तो क्या बन जाता है? प्रत्युत्तर। अब जैसे हम कहें स्वागत, यहां पर किसका निर्माण हुआ है? व, यहाँ पर क्या बन गया है? व की मां, यानी कि व का निर्माण हुआ है। और नियम क्या कहता है? यदि प्लस से पहले क्या हो? ए आ हो, और प्लस के बाद भिन्न स्वर हो, तो किसका निर्माण, सॉरी ए आ नहीं, ऊ हो, ए आ नहीं कहेंगे। यदि प्लस से पहले छोटा ऊ, बड़ा ऊ हो, और प्लस के बाद कोई भिन्न स्वर आता है, तो हम किसका निर्माण करते हैं? व का निर्माण करते हैं। मतलब सीधी सी बात है, व बनाने के लिए प्लस से पहले ऊ की मात्रा होना जरूरी है। तो विच्छेद कहाँ से होंगे? यहीं से होंगे। अब हम कहें स्वागत, तो क्या कहेंगे? सु प्लस आगत, सु प्लस आगत, तो क्या कहेंगे? स्वागत। अब हम कहें स्वच्छ, अब मैंने एक शब्द लिखा स्वच्छ, अब इसका संधि विच्छेद क्या करें? सु प्लस, बताइए क्या होगा? सु प्लस अच, क्योंकि व का मतलब क्या है? ए, व के अंदर आवाज किसकी है? ए की, तो मतलब प्लस के बाद ए होगा। सु प्लस अच, तो क्या बन जाएगा? स्वच्छ बन जाता है। अब जैसे मैं कहूं स्वांग, अब इसका संधि विच्छेद क्या करूं? बोलिए। सु प्लस अंग, या हम कहें एक शब्द और लेते हैं स्वार्थ, इसका भी बताइए, इसका संधि विच्छेद क्या होगा? स्वांग और स्वार्थ, इन दोनों के संधि विच्छेद क्या करें? अब स्वार्थ का क्या लगता है? सु प्लस अर्थ, तो क्या ये सही है? क्या जो हमने स्वांग और स्वार्थ इनके विच्छेद बनाए हैं, संधि विच्छेद किए हैं, तो क्या ये सही है? हाँ जी, ये दोनों ही गलत हैं। अब ये क्यों है? अब वो देखेंगे, ये यहाँ नहीं जाते, इसके अंदर भी वह है और वैसे पहले वाला वर्ण आधा है, वहां भी वह है और उससे पहले वाला वर्ण आधा है, तो ये इसके यहाँ यानी कि यण संधि के अंदर नहीं है, तो ये कौन सी संधि के उदाहरण है और उनके विच्छेद क्या बनेंगे? ये यण के अंदर शामिल क्यों नहीं हुए हैं वो भी देखिएगा। जैसे हमने कहा सु प्लस अर्थ, तो बन गया स्वार्थ है, कैसे बना? ये गलत है, क्यों गलत है वो देखेंगे। अब सु का अर्थ क्या होता है? अच्छा, अर्थ मतलब भी कह सकते हैं, अर्थ का मतलब धन भी होता है, तो क्या अच्छा मतलब स्वार्थ होता है? नहीं ना, स्वार्थ का मतलब भी क्या है? जो अपने से मतलब रखता है, इसलिए ये जो इसका विच्छेद हमने किया है ये बिल्कुल गलत रहेगा। अब ये है क्या? इसका प्रॉपर जो विच्छेद बनेगा वो क्या है? उसका है सव प्लस अर्थ,
तो बन जाता है स्वार्थ। ये बिल्कुल सही है। सब मतलब अपने से, अर्थ मतलब अपने से मतलब रखने वाला जो रखेगा वही स्वार्थ है, वही स्वार्थी है। अगर ये स्वार्थी शब्द होता तो हम क्या कहते, सव प्लस अर्थी, अर्थी का अर्थ होता है चाहने वाला, तो क्या बन जाता, स्वार्थी। अब देखिएगा ये कौन सी संधि का उदाहरण है, यण का तो ये है नहीं, फिर ये कौन सी संधि के कौन से पार्ट का उदाहरण है, तो ये स्वर संधि का पहला भेद जो हमने किया था, दीर्घ संधि। क्यों, ए के साथ ए जुड़कर आ की मात्रा अपने आप बन जाती है, तो ये किसका उदाहरण रहेगा, दीर्घ संधि का उदाहरण रहेगा, ये इसके अंदर शामिल नहीं होगा। उसी तरह स्वांग देखेंगे, स्वांग का अर्थ क्या होगा, सव प्लस अंग, सव मतलब अपना, अंग मतलब भाग, अपने शरीर का भाग, अपना हिस्सा, उसको हम क्या कहते हैं, स्वांग। सु प्लस अंग या आंग नहीं कह सकते, तो स्वांग और स्वार्थ दोनों के अंदर यह और वह भी है, यानी कि वह है और उससे पहले वाला वर्ण आधा है, लेकिन ये किसके उदाहरण है, यण संधि के उदाहरण नहीं माने जाते। क्यों नहीं माने जाते वो आपको पता चल गया होगा, क्योंकि ये दीर्घ संधि के उदाहरण है, ये सार्थक शब्द नहीं बनते अगर इसको हम यण संधि के अंदर डालते हैं। अब जैसे हम बात करें, अगला एग्जाम्पल देखते हैं, अब जैसे एक शब्द है, ये एग्जाम के अंदर, एचसीएस के अंदर भी बहुत बार यूज होता है, जैसे हम कहें प्रत्युत्पन्नमति, प्रत्युत्पन्नमति। अब इस शब्द का अर्थ क्या है, ये संधि के लिए भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये वर्तनी के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और वाक्यांश के लिए एक शब्द के लिए भी इंपॉर्टेंट है। शब्द एक है लेकिन इससे क्वेश्चन तीन बन जाते हैं। अब वो तीन क्वेश्चन कौन से होंगे, एक उपसर्ग भी इसके अंदर पूछा जाता है, तो वो कौन कौन से क्वेश्चन है एक बार वो और देखेंगे। सबसे पहले तो इसका संधि विच्छेद करते हैं। अब संधि विच्छेद करने के लिए, अब यण संधि हम चल कर रहे हैं, तो यण संधि का नियम क्या कहता है, यह वैसे पहले वाला वर्ण आधा है, तो वो 99 इसी के एग्जाम्पल है, तो ये इसी का उदाहरण है। अब इसके टुकड़े करके देखते हैं, जैसे तय यानी कि प्लस के बाद, यानी कि यहाँ क्या है, यह, और यह बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, ई की मात्रा, तो तय के साथ क्या जोड़ देंगे, ई जोड़ देंगे। अब यहाँ क्या है, छोटा ऊ, मतलब यहाँ पर ऊ होगा, तो प्रति प्लस उत्पन्न, आप मति को इसके साथ लिखें तो भी चलेगा, या इसको तीन भागों में विभाजित कर दे, तीन विच्छेद बना दे तो भी सही है। प्रति प्लस उत्पन्न मति कहें या प्रति प्लस उत्पन्न जमा मति कहें तो भी ये शब्द सही रहेगा और यण संधि का ही उदाहरण माना जाता है। अब यह हम दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं, इसके अंदर उपसर्ग कौन सा है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, मूल शब्द का चयन करें, कोई भी एक शब्द दे दिया जाता है, इसमें मूल शब्द कौन सा है, उपसर्ग कौन सा है और प्रत्यय कौन सा है। तो उपसर्ग जो शब्द के आगे जुड़ता है, तो मूल शब्द यहाँ क्या है, उत्पन्न है, उत्पन्न से पहले क्या आ जाता है, प्रति, तो ये इसके अंदर उपसर्ग होगा। उत्पन्न के बाद क्या है, मति, तो यहाँ पर ये प्रत्यय होगा। ये उपसर्ग, ये प्रत्यय, और ये हमारा रूट यानी कि जड़ मूल शब्द है, तो ये क्या है, मूल शब्द माना जाता है। जैसे अब अगर हम कहें
हाँ जी, जैसे अब हम कहते हैं मूल शब्द क्या रहेगा, उत्पन्न, और आगे क्या जुड़ जाएगा, उपसर्ग प्रति, और इसके अंदर प्रत्यय क्या रहता है, मति रहता है। तो इस हिसाब से इसको क्या कह देते हैं, प्रत्युत्पन्नमति कहते हैं। अब इसके अंदर एक और क्वेश्चन बन जाता है, यानी कि वाक्यांश के लिए एक शब्द जिसको हम कहते हैं, यानी कि इसका अर्थ क्या है, प्रति उत्पन्न और मति। मति का अर्थ क्या है, बुद्धि, यानी कि तत्काल उत्तर देने की क्षमता क्या कहलाती है, प्रत्युत्पन्नमति कहलाती है। यानी कि जिसके दिमाग में एक बार क्वेश्चन, यानी कि हम कहते हैं एकदम से क्वेश्चन का आंसर आ जाए, उत्पन्न हो जाए, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रत्युत्पन्नमति कहते हैं। यानी कि सवाल पूछते ही उत्तर तैयार है तो वो प्रत्युत्पन्नमति कहलाता है। तो अब आगे देखते हैं, जैसे अब हम कहें अभ्यागत, या एक शब्द है नद्देश्वरीय, अभ्यागत है, नद्देश्वरीय है, या अगर हम कहें वधवागमन, सख्यागमन। एक शब्द और देखिएगा, अभ्यागत, यहां पर भी क्या है, यह, और यह से पहले वाला वर्ण क्या है, आधा, तो मतलब विच्छेद क्या बनेंगे, अभी प्लस आगत। हाँ जी, तो क्या विच्छेद बन जाएंगे, अभी प्लस आगत, क्योंकि यह बनाने के लिए हमें प्लस से पहले ई की मात्रा का होना जरूरी है। तो अभी प्लस आगत, तो क्या बना देते हैं, अभ्यागत। नदेश्वर्य का संधि विच्छेद क्या करेंगे, नदी प्लस ऐश्वर्य, क्योंकि यहाँ यह के ऊपर दो मात्रा है, तो इसका मतलब क्या है, वहां पर ऐश्वर्य है, तो एक मात्रा उसके ऊपर भी लगेगी। तो नदी प्लस ऐश्वर्य, तो क्या बन जाता है, नद्देश्वर्य। अब हम बात करें वधवागमन, तो इसका अर्थ क्या होगा, इसका विच्छेद क्या करेंगे, वधु, क्योंकि वह बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, ऊ की मात्रा की जरूरत है, तो क्या कहते हैं, वधु प्लस आगमन, वधु जमा आगमन, तो क्या बन जाता है, वधुआगमन। वधु मतलब बहू, बहू का आगमन क्या कहलाता है, वधुआगमन कहलाता है। अब सख्यागमन है, तो क्या कहेंगे, सखी, हाँ जी, सखी प्लस आगमन, तो सखी जमा आगमन, तो क्या बन जाता है, सख्यागमन बन जाता है। यानी कि सखी का, सहेली का आगमन सख्यागमन कहलाता है। तो अब यह और वह के आपको एग्जाम्पल क्लियर हो गए होंगे। यानी कि यण संधि के अंदर हम किसका निर्माण करते हैं, यह और वह, यानी कि दो वर्ण बनेंगे, यहाँ स्वर की मात्रा नहीं बनती, वर्णों का निर्माण होता है। अब जैसे एक शब्द है, हम कहें मातृ प्लस आज्ञा। अगला एग्जाम्पल, अगला जो नियम था हमारा यण संधि का, उसको फॉलो करते हैं। री के साथ कोई भी भिन्न स्वर जुड़ जाता है तो वो आधे र में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे मातृ प्लस मातृ जमा आज्ञा, तो क्या बन जाता है, मातृ प्लस आज्ञा, तो क्या बन जाएगा, मात्राज्ञा। कैसे बनेगा वो देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पर क्या है, री के साथ क्या जुड़ गया है, भिन्न स्वर, तो री के साथ भिन्न स्वर जुड़ते ही वो क्या बनेगा, आधा र बनेगा। यहाँ पर एक नियम क्या कहता है, जो प्लस से पहले जो वर्ण है वो क्या हो जाएगा, आधा, क्योंकि इसमें से स्वर हमने बाहर निकाल दिया तो वो आधा रह गया। तो अब बताइए, यानी कि तय भी हमारा क्या हो गया, आधा, और आधा तय और आधा र, मतलब क्या बना, आधा तय और र मिलकर किसका निर्माण करते हैं, त्रिशूल का निर्माण करते हैं। जैसे हमने वर्णमाला वाले टॉपिक में बात की थी, तो यानी कि त्रिशूल जो बनता है वो कब बनेगा, जब आधा तय और आधा र और उसके साथ कोई भी स्वर जुड़ जाएगा, यानी कि तय और र के मेल से त्र बनता है। आधा इसलिए कहा क्योंकि इसके अंदर स्वर जुड़ेगा, तो हम इसको पूरा कर देंगे। ठीक है, तो मातृ प्लस आज्ञा, तो क्या बन जाता है, मात्राज्ञा। यहाँ पर हम ऐसे लिखेंगे, त्र कैसे बना वो आपको पता चल गया है। यहाँ क्या है, आ, तो हम आ की मात्रा इसके साथ जोड़ देते हैं। मातृ प्लस आज्ञा, तो क्या बन जाता है, मात्राज्ञा।
ठीक है, आगे देखिएगा। अब जैसे हम बात करें मातृ प्लस इच्छा, मातृ मतलब माँ, इच्छा माँ की इच्छा, तो इस शब्द को संधि विच्छेद हमने कर दिया है। शब्द जोड़ेंगे तो कैसे बनेगा, क्या इसके अंदर चेंजेस होंगे। अब री के साथ ई जुड़ेगी, यानी कि भिन्न व्यंजन भिन्न स्वर जुड़ गया है, तो क्या ये रे तो बन गया है, दोनों के मेल से त्रय बन जाएगा। अब प्लस के बाद ई है तो मतलब त्रय के ऊपर ई की मात्रा जुड़ जाएगी, तो मातृ प्लस इच्छा तो क्या बन जाता है, मातृ इच्छा। यहां हम त्रय के साथ ई की मात्रा लगा देंगे। क्यों लगा देंगे, क्योंकि विच्छेद करते समय पहला जो स्वर हमें मिला है वो ई ही है। या जैसे हम कहें भ्रातृ प्लस अनुमति, भ्रातृ मतलब भाई, अनुमति तो भ्रातृ नोमति। अब ये इसका विच्छेद है, अब इससे शब्द क्या बन जाएगा, भ्रा। ये ऐसे कैसे रहेगा, त्रय का निर्माण हो जाएगा, यहाँ ए है तो ए का ए रहेगा, भातृ नोमति, तो क्या बन जाएगा, भातृ नोमति। तो इस तरह से हम री के साथ भिन्न स्वर जोड़ेंगे तो वो किसका निर्माण कर देता है, आधे रे का निर्माण कर देता है। या जैसे हम कहें मातृ प्लस आज्ञा तो मातृ आज्ञा होगा। अगर हम पितृ प्लस आज्ञा कहें तो पितृ आज्ञा बन जाता है। या पितृ प्लस आदेश कहें तो क्या बन जाएगा, पितृ आदेश बन जाएगा। यहाँ आ है तो हम उसके साथ आ की मात्रा का निर्माण कर देंगे, तो पितृ प्लस आदेश तो क्या बन जाता है, पितृ आदेश। री से भिन्न स्वर जुड़ेगा तो त्रय का निर्माण हो जाएगा, आगे आ है तो हम आ की मात्रा का निर्माण कर देते हैं। तो ये हमारी यण संधि है। जैसे हम कहते हैं पर्यावरण, अब पर्यावरण का संधि विच्छेद क्या होगा, पर्यावरण यह है, यह से पहले वाला वर्ण यानी कि रे क्या है, आधा है, क्योंकि हमने पहले हम बात कर चुके हैं आधा रे हमेशा जहां बोला जाएगा उससे आगे वाले के सिर पर होता है। तो यानी कि रे यहाँ आधा है तो विच्छेद क्या करेंगे, परि प्लस आवरण, परि जमा आवरण तो क्या बन जाता है, पर्यावरण बन जाता है। तो ये हमारी यण संधि कंप्लीट हो चुकी है। अब हम बात करेंगे स्वर संधि का जो अंतिम उपभेद है, यानी कि अयादी संधि। अयादी संधि के अंदर क्या कहते हैं, जैसे हमने बात की थी अब तक तो ई के अंदर यानी कि पहले ए आ के अंदर स्वर जुड़ रहे थे, अब ई उ और री के अंदर स्वर जुड़े हैं। अब ई री के बाद हम बात करते हैं ए और ओ की। अयादी संधि के अंदर ओ के अंदर स्वर जुड़ जाते हैं, कैसे जुड़ेंगे वो देखिए। हाँ जी, पांचवा पार्ट है अयादी संधि। स्वर संधि का जो अंतिम भेद है उपभेद, अयादी स्वर संधि। इसके अंदर क्या है, नियम क्या कहता है, जैसे यदि प्लस से पहले ए है और प्लस के बाद स्वर है, कहने का तात्पर्य है एक क्या मेल यदि स्वर से होता है तो वो अर में तो वो किसके अंदर चेंज हो जाएगा, अय के अंदर, अय में परिवर्तित हो जाता है। अगर आई के यानी कि बड़ा ए है, बड़े ए के साथ कोई स्वर जुड़ता है तो वो अय में परिवर्तित होगा। ओ का मेल यदि किसी स्वर से होता है तो वो अव बन जाता है। अव के साथ कोई स्वर जुड़ेगा तो वो आव बन जाएगा। ये भी थोड़ी सी हटके संधि है, यानी कि अब तक जो हमने बात की पूरी संधि के अंदर हम यही कह रहे थे जो विच्छेद करेंगे वो सार्थक हो, लेकिन यहाँ जो विच्छेद होंगे उसमें जो पहला
प्लस से पहले जो शब्द होगा वो सार्थक नहीं होता, वो एक उपसर्ग के रूप में, एक अव्यय के रूप में काम करता है। यानी कि संस्कृत के आधार पर कौन सी ऐसी संधि है जिसको हम यहाँ यूज करते हैं, वो आदि संधि है। यानी कि इसके अंदर पहला शब्द सार्थक नहीं होता, इसके अंदर पहला जो शब्द है वो एक उपसर्ग और एक अव्यय, अव्यय यानी कि अविकारी शब्द, उसके रूप में काम करता है। अब इसके एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे नयन। अब नयन उच्चारित करके देखिएगा, नयन, अय की आवाज आती है बीच में, नयन अय, तो मतलब विच्छेद यहीं से होगा। इसके अंदर कोई भी मात्रा नहीं है शब्द के अंदर, सिर्फ अय की आवाज आती है। तो किस इसके विच्छेद क्या बन जाएंगे? अय बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? प्लस से पहले ए और ए के साथ कोई स्वर जुड़ जाए। तो हम क्या लिखेंगे? ने, ने प्लस यह है, तो यह का अर्थ क्या है? ए, तो ने जमा अन, तो क्या बन जाएगा? नयन। अगर हम कहें शे प्लस अन, तो क्या बन जाएगा? तो वो बन जाता है शयन। ने जमा अन नयन, और शे प्लस अयन, तो क्या बन जाता है? शयन बन जाता है। अब हम कहें गे प्लस अक, तो क्या बन जाएगा? गायक। क्यों बनेगा? क्योंकि यहाँ मात्राएं डबल हैं। अगर डबल मात्रा होगी, बड़े की मात्रा होगी, तो यहाँ पर आ की मात्रा अपने आप जुड़ जाएगी, वर्तनी को शुद्ध कर देगी। तो गे प्लस अक, तो क्या बन जाता है? गायक बन जाता है। अगर हम लिखें नायक, तो इसका संधि विच्छेद क्या होगा? ने प्लस अक, तो क्या बन जाता है? नायक बन जाता है। देखिएगा, प्लस के बाद हर जगह ए है, तो उसी हिसाब से यह के ऊपर कोई भी मात्रा नहीं लगी। अगर हम इसके विच्छेद बनाते हैं, गे प्लस इका, तो क्या बन जाएगा? तो बन जाएगा गायिका। कैसे बनेगा वो देखिए, क्योंकि गे प्लस यहाँ पर स्वर है, तो एक सीधी सी बात है, यहाँ पर क्या बन जाएगा? आ की मात्रा यानी कि अय का उच्चारण होगा ही होगा, य के साथ ई जुड़ जाएगी, तो गे प्लस इका, तो क्या बन जाता है? गायिका। अगर ने प्लस इका होता तो क्या बन जाता? नायिका बन जाता है। तो ये किसके? अय और आय के उदाहरण हैं। अब हम बात करें भवन। अब यहाँ क्या आता है? भवन। अव का उच्चारण है, तो मतलब प्लस से पहले ओ की मात्रा होना आवश्यक है। तो हम क्या कर देंगे? यानी कि प्लस से पहले क्या हो? ओ, तो हम क्या कर देंगे? भो प्लस अन, तो क्या बन जाएगा? भवन बन जाएगा। भो प्लस अन, तो क्या बन जाता है? भवन बन जाता है। अगर हम बात करें पवन, तो क्या बन जाएगा? पो प्लस अन, तो बन जाता है पवन। पो में हम अन जोड़ेंगे तो वो क्या बन जाता है? पवन बन जाता है। अगर हम कहें पावन, तो इसका अर्थ क्या होगा? इसका विच्छेद क्या करेंगे? यहाँ पर उच्चारण किसका है? आव। आव के लिए हमें क्या चाहिए? डबल ओ की, यानी कि दो मात्राओं का मेल हो किसी स्वर के साथ। जैसे हम कहते हैं पौ प्लस अन, तो क्या बन जाएगा? पावन। पो प्लस अन, तो क्या बन जाता है? पावन। या हम कहें पवित्र, या हम कहें पवित्र, तो इसका संधि विच्छेद क्या करेंगे? यहाँ वह के साथ देखिए मात्रा किसकी है? ई की मात्रा है, तो मतलब पो, पो प्लस इत्र, तो क्या बन जाएगा? पवित्र बन जाता है। अब एक शब्द है विधायक, एक शब्द है विधायक, इसका संधि विच्छेद करेंगे, क्या बनता है? या हम कहें भविष्य, विधायक और भविष्य। और एक शब्द रहता है भुवन, विधायक, भविष्य और भुवन, तीन शब्द हैं, इनके आपको संधि विच्छेद करने हैं। नियम यही रहेगा, जो हमने एग्जाम्पल लिखे हैं इसी के आधार पर हम इनके विच्छेद करेंगे, लेकिन इनके विच्छेद आपको खुद करके देखने हैं।
तो क्या होगा इसका विच्छेद, इसको संधि विच्छेद में हम कैसे यूज करेंगे वो आप लोगों को एक बार देखना होगा कैसे करना है। इसके जो आंसर हैं वो आप हमें कमेंट करके बताएंगे भाई इसका विच्छेद क्या होता है ये अयादी संधि के ही उदाहरण, कौन सा सही है, किसका विच्छेद होता है किसका विच्छेद नहीं होता, वो हम आप एक बार देखेंगे। अगर कोई डाउट होता है, कोई आपका आंसर सही है गलत है, आप हमें एक बार भेजिए, हम उसका आंसर हमारी नेक्स्ट वीडियो के अंदर देंगे। हमने अब स्वर संधि के पांचों पार्ट यानी कि पांचों उपभेद कर लिए हैं। अगले लेक्चर के अंदर, अगली क्लास के अंदर हम व्यंजन संधि स्टार्ट करेंगे। अगर कोई डाउट है, हम बार बार यही कह रहे हैं, इस एग्जाम के लिए, एचसीएस की एग्जाम के लिए आपको हमारे साथ लाइव क्लासेस के अंदर कंटिन्यू जुड़े रहिए और अपनी प्रैक्टिस भी साथ साथ करते रहिए। कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।